हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और फाउंडेशनल टॉपिक की। ठीक है, जिसका नाम है द सेल, जो कि आपके सामने है। द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर आप अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से ही आगे की जितना भी चैप्टर है सारे लिंक्ड हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी देखेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि सबसे प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक सेल जो हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है वह यूकैरियोटिक सेल, और उस सेल का एनवलप यानी उस जैसे ये सेल है इसकी कवरिंग देखेंगे किसकी बनी हुई है, कैसी है। ओके, और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी इस सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनील मतलब क्या क्या पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन, और भी जैसे गोल्गी बॉडी और भी होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी। तो सेल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, जिन्होंने 1665 में इसे ऑब्जर्व किया था। और किस पर ऑब्जर्व किया था? द स्लाइस ऑफ कॉक। ठीक है, और इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल्यूला नाम दिया था। सेल्यूला नाम दिया था। सेल्यूला नाम किस लिए दिया था इन्होंने? सेल्यूला नाम, जो कॉक था वो जो मधुमक्खी जो हनी बी का जो छत्ता होता है उसके उसमें जो छोटे छोटे सर्कल टाइप के होते हैं, यानी इस टाइप से कोष्ठक या चैम्बर बने हुए थे, उसी के समान इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो दिखाई दे रही थी, इसीलिए इन्होंने क्या बोला? छोटे कमरे के समान। इसी को क्या बोल देते हैं? सेल्यूला। बाद में इसका नाम सेल पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टडी किसने की? ल्यूवन हॉक ने। ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, जिसे बाद में प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के नाम से भी जाने लगा। ठीक है, इन्होंने जो सेल थी उसको क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमल सॉरी एनिमल क्यूल नाम दिया। ठीक है, आप लिख लेना। जो सेल थ्योरी थी वो स्लीडन मैथियस स्लीडन 1838, जो कौन थे? बॉटनिस्ट थे। कैसे याद रखेंगे? ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट पर। और थियोडोर स्वान जो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में इस पर स्टडी की और एक सेल थ्योरी प्रपोज्ड की, जो आगे जाके इसके पॉस्टुलेट भी हैं इधर। ठीक है, बाद में जो रुडोल्फ विर्चो थे 1855 में, इन्होंने बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इधर लिखिए लाइन, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? जो भी सेल है, मतलब कोई भी सेल है वो किससे बनी हुई है? उससे पहले कोई सेल थी, उसी सेल से वो आगे जाके बनी है। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? ऑल सेल, यानी हमारी बॉडी की भी जितनी सेल हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी हम भी किससे बने हुए हैं? हमें भी पहले हमारी जो मम्मी पापा हैं उनसे एक सेल मिक्स हुई थी और उससे ही हम उत्पन्न हुए। जैसे फादर से हमें क्या मिला? स्पर्म मिला, और मदर से क्या मिला? ओवम मिला। इसके मिक्सचर हैं हम। ठीक है ना, तो याद रखना इस चीज़ का। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लाइन किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। इट्स मीन ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अब इसके पॉस्टुलेट क्या है? इसके पॉस्टुलेट देख लेते हैं हम। इन्होंने 3 पॉस्टुलेट दिए थे। पहला क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पर
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जितनी भी लाइफ फॉर्म है इस दुनिया में, उनकी जो स्ट्रक्चर यानी जो उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है और जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। न्यू सेल अराइव ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो ऊपर बोली गई थी बात, जो रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में बोली थी, वही बात, न्यू सेल अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको ही हम बायोजेनेसिस थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, वही प्रत्येक सेल, जो भी एक भी सेल, जो भी सेल है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, पहले से उत्पन्न सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसका एक ही एक्सेप्शन है, वो है वायरस, इसको हम याद रखेंगे, वायरस। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है, क्या है, वायरस। वायरस जो होता है वो कैसा होता है, ए सेलुलर होता है एंड डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, यानी ये जो तीनों पॉइंट हैं वो ये फॉलो नहीं करता है। दे रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट, इनके लिए क्या चाहिए, एक लिविंग होस्ट चाहिए जिस पर ये क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ओवरऑल सेल डिज़ाइन, an overview of a cell reveal, अगर हम सेल को देखें, ओवरव्यू उसका देखें, तो सेल एनवलप विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इन प्लांट, यानी कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है भाई, सॉरी, जो प्लांट की सेल होती है उस पर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल वॉल पाई जाती है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में पाई जाती है, हमारी सेल है उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती। और अगर हम सेल ही बोल रहे हैं तो उसमें या तो एक न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल रखते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के पास क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है, किसका, सेल का, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, साइटोप्लाज्म विद वेरियस ऑर्गेनेल, यानी साइटोप्लाज्म होगा, जैसे हम यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं, सेल, अगर मैं इसकी इस पार्ट की बात करूँ तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो है इसके आउटर में क्या पाई जाएगी, एक सेल वॉल पाई जाएगी जो रिजिड होगी, ठीक है। और इसके अंदर की साइड यानी इनर प्लेस पर क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर यानी सेल वॉल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर ही ऑर्गेनील पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बाकी सब, ठीक है। सेल साइज वेरीज वाइडली, यानी कि जो सेल साइज है वो सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है, वो क्या वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही सेल का साइज़ होगा। जैसे हमारी जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, कौन सी सेल होती है, माइकोप्लाज्मा, जो साइज़ में कितनी होती है, 0.3 म्यूएम, यानी ये स्मॉलेस्ट सेल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग। और अगर हम ह्यूमन की आरबीसी की बात करें, ये 7 म्यूएम लॉन्ग होती है, ठीक है। सेल शेप की बात करें, अगर हम सेल शेप की बात करें तो डिफरेंट टाइप का सेल शेप होता है, हर सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका जो शेप हो सकता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, यानी सेल का जो साइज़ होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो किस में रहता है, आरबीसी, यानी उसका जो साइज़ होता है वाई कॉनकेव होता है, ठीक है। और जो चेंज हो सकता है, यानी कि अमीबा देखा होगा, अमीबा की सेल कैसे भी चेंज हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, फिर कभी ऐसी भी हो सकती है, वो अपने भोजन के लिए यानी फूड के लिए कैसे भी हो सकती है। यानी चेंज होने वाली जो सेल है वो हमारी बॉडी में पाई जाती है, WBC और अमीबा, ठीक है। सॉरी, अमीबा हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, अमीबा भी चेंज हो सकता है,
ठीक है, अमीबा तो डिजीज़ फैलाता है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, इनमें डिफरेंट क्या होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, यानी फीचर्स देखते हैं यहाँ से हम, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसमें न्यूक्लियोइड भी नहीं पाया जाता। ठीक है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रिमिटिव सेल होती, नहीं, उसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता। ठीक है ना। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल में इसका साइज जो होता है, इसका साइज 1 to 10 μm हो सकता है, और इसका साइज यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 to 100 μm हो सकता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकिन। जबकि यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल सेलुलोज, काइटिन, सेलुलोज की, अच्छा ये क्वेश्चन है आपके लिए, सेलुलोज की सेल वॉल किस में बनी होती है, सेलुलोज की सेल वॉल किसकी सेल में बनी होती है, और काइटिन की सेल वॉल किसकी सेल में बनी होती है, कमेंट में बताना आप सब। राइबोसोम इसमें ओनली 70S टाइप के होते हैं, और इसमें 80S साइटोप्लाज्म में होते हैं, और 70S ऑर्गेनील यानी माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब में क्या होते हैं 70S, प्लास्टिड में भी 70S टाइप के ऑर्गेनील होते हैं। ठीक है, इसका DNA जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है, यानी कि इनके ऊपर कोई कवर नहीं पाया जाता, जबकि इसका जो DNA होता है वो लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है। ओके, यहाँ तक की सारी बात आपकी समझ में आई गई होगी। तो अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको चेक करते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो बताइए, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड नेम द सेल? स्लीडन, श्वान, रॉबर्ट हुक एंड विर्चो, बताओ कौन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि रॉबर्ट हुक ने सेल को क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था और उसका नाम क्या दिया था, सेल। सेलुला भी बोला था उन्होंने, क्या बोला था, सेलुला, सॉरी, यानी कमरे के समान। अगला देखते हैं हम, द सेल एनवलप। सेल एनवलप, द सेल एनवलप इज केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी जो सेल एनवलप यानी सेल का जो कवर होता है वो कैसा होता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, जो सेल वॉल होती है, इफ सेल वॉल प्रेजेंट तो ग्लाइकोकैलिक्स की होगी, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। हाँ, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, टुगेदर दे परफॉर्म प्रोटेक्टिव एंड अदर फंक्शन, यानी ये एक साथ मिलकर प्रोटेक्टिव एंड अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। चलो सेल वॉल को देख लेते हैं। सेल वॉल फाउंड इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, किस में पाई जाती है, प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। यानी प्लांट की अगर हम सेल वॉल देखें तो वो किसकी बनी होती है, अभी मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और जबकि फंजाई की किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, फाउंड इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया, प्रोवाइड सेफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी ये क्या करती है, सेल को से प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन देती है, किससे, मैकेनिकल डैमेज से और ऑस्मोटिक लाइसिस से। ठीक है, मेड ऑफ सेलुलोज, यानी किसकी बनी होती है, इसी के अंदर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, प्लांट में सेलुलोज की, काइटिन की फंजाई में, पेप्टिडोग्लाइकन की बैक्टीरिया में। इट परमिट सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये क्या करती है, एक सेल का दूसरी सेल से क्या कराती है, इंटरेक्शन कराती है। ठीक है, एंड एक्ट एज ए बैरियर टू अनडिजायर्ड मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि जो भी पार्टिकल्स अनडिजायर है, सेल को नहीं चाहिए,
उनके लिए क्या है, ये बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है। मैंने बताया ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबकी सेल में पाई जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सली प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो सेल है, ये जो सेल है ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को अंदर जाने देगी जिनकी इसको ज़रूरत है। सेलेक्टिवली ये सेलेक्ट करेगी पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देगी। कुछ कुछ मैं मतलब कुछ कुछ लोग बोलते हैं या कुछ कुछ किताबों में भी लिखा होता है कि ये सेमी परमेबल होती है। नहीं, ये सेमी परमेबल नहीं होती, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल आउटर बाउंड्री ऑफ सेल वॉल, सेल, ये क्या होती है, आउटर बाउंड्री बनाती है किसकी, सेल की। आउटर बाउंड्री यानी कि इसके बाद जो पाई जाएगी वो सेल वॉल पाई जाएगी। ये साइटोप्लाज्म के बाद ये सबसे पहली बाउंड्री होती है सेल की। ठीक है, फॉलोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किसको फॉलो करती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो किसने प्रपोज किया था, वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, इसे याद रखना। A quasi-fluid phospholipid bilayer with embedded protein that can move laterally। यानी क्या बोला है इन्होंने कि जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है उसमें प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेटरली मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर ये इसके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसमें प्रोटीन पार्टिकल ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें जो प्रोटीन होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंट्रीगल प्रोटीन, ठीक है, और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन हम याद रखेंगे कि जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पर पाई जाएंगी, या तो इधर सरफेस पर पाई जाएंगी या तो इधर सरफेस पर पाई जाएंगी। ठीक है, यानी या तो साइटोप्लाज्म साइटोसोल की तरफ पाई जाएंगी, ठीक है, या तो साइटोसोल की तरफ पाई जाएंगी या फिर किधर पाई जाएंगी, इन्वायरमेंट के नॉन साइटोसोलिक। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस ओनली, या तो इधर या इधर। इंट्रीगल प्रोटीन जो होती हैं वो एम्बेडेड पार्सली और फुली इन द मेम्ब्रेन, यानी कि ये या तो इधर ऐसे पड़ी रहेंगी या ऐसे कंप्लीटली पास होंगी, ऐसे ये पास होंगी। ठीक है, या तो हाफ पास होंगी या कंप्लीटली पास होंगी, इन्हें बोलते हैं हम इंट्रीगल प्रोटीन। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट करा सकती हैं, सेल रिकॉग्निशन और सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे आगे, और सेल रिकॉग्निशन भी। ठीक है, सेल रिकॉग्निशन यानी नेक्स्ट सेल को पहचानना कैसी क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होता है मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का होता है। ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस नो, जिसमें किसकी नीड नहीं होती, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। पैसिव यानी कि पैसिवली काम हो रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आराम से अपने आप ही हो रहा है सब कुछ, तो इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। अलोंग कंसंट्रेट ग्रेडियंट, यानी ये कैसे चलते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलते हैं। कैसे काम करते हैं ये, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रिक्वायर एटीपी, यानी इन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, मूव सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेट ग्रेडियंट, यानी कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यानी कि अंगेज चलते हैं कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं सेल इंक्लूजन एंड वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल
आपने देखा ही होगा, जैसे कि हम सेल देखते हैं, सेल में ये सेल है, इसके मिडिल में न्यूक्लियस पाया जाता है, यहीं साइड में बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूल पाई जाती हैं। उसमें प्लांट सेल में तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, हम पूरी तरह से देख सकते हैं प्लांट सेल में तो, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होती हैं? वैक्यूल यानी खाली पड़ी हुई चीज़ें, ऐसा बोल सकते हैं वैक्यूल। इनमें क्या भरा रहता है? पानी और वेस्ट सब्सटेंस भरे रहते हैं। यहाँ देखते हैं, चलो। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड टूनोप्लास्ट यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से ढकी हुई, टूनोप्लास्ट यानी मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है? स्टोरेज यानी स्टोर करती है, वेस्ट एंड टर्जर प्रेशर मेंटेन करती है इन प्लांट। ये क्या करती है? स्टोर करती है वेस्ट को, ठीक है, वेस्ट वगैरह को रखती है, और ये टर्जर प्रेशर को मेंटेन करती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किसमें पाई जाती है? एनिमल में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये क्या करती हैं? जो किसमें पाई जाती है? अमीबा में। ये इम्पोर्टेंट होती हैं किसके लिए? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। फूड वैक्यूल जो होती हैं ये क्या करती हैं? फॉर्म्ड बाई फैगोसाइटोसिस, फॉर्म्ड बाई फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस द्वारा बनती हैं, और कंटेन इन इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। ये क्या करती हैं? फूड पार्टिकल इनडाइजेस्ट, जो इंजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं जिन्हें बाहर भेजना है, यानी कि सॉरी, जिनका पाचन करना है, उनको क्या करती हैं? ये अपने अंदर रखती हैं। चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं हम एक, तो आंसर कीजिए इसका। विच मॉडल एक्सप्लेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? कौन सा मॉडल क्या किसको एक्सप्लेन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है। अभी बताया था मैंने। कौन सा आंसर होगा इसका बताइए? फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल। कौन सा? फ्लूइड मॉज़ेक मॉडल, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे चलते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम यानी हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है, उसमें जो ऑर्गेनील पाए जा रहे हैं उनको हम स्टडी करेंगे। चलो तो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनील्स दैट वर्क टुगेदर यानी जो एक साथ काम करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनील, सेल के अंदर जो ऑर्गेनील पाए जाते हैं वो एक साथ काम करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन लाइक प्रोटीन लिपिड मॉडिफिकेशन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, यानी एक साथ मिलकर क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इंक्लूड आरी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये सब क्या है? सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स सिंस देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेट विद द रेस्ट, यानी कि ये सब हैं। ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब क्या हैं? ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, और ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन करते हैं। लेकिन जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इसका पार्ट नहीं है, ये एक साथ मिलकर काम नहीं करते इनकी तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। मैं आपको लास्ट में डायग्राम भी दिखा दूंगी कैसे होगा। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है आर ई आर मीन्स रफ, आर ई आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो ये रफ वाला है, तो इस पर क्या पाएंगे? इस पर बहुत सारे राइबोसोम होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे राइबोसोम होंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे रफ ईआर बोलते हैं। राइबोसोम अटैच ऑन द सरफेस, राइबोसोम अटैच ऑन द सरफेस एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और सिक्रेशन करते हैं।
जो ऐसी आ रहा है स्मूथ ई आ रहा है, ये नो राइबोसोम यानी राइबोसोम नहीं पाए जाते। साइट ऑफ लिपिड स्टेरॉयड सिंथेसिस, ये क्या करती हैं, ये लिपिड का और स्टेरॉयड का सिंथेसिस करती हैं इन सेल सिंथेसाइज स्टेरॉयड हार्मोन। और क्या करती हैं, ये जो सेल होती है वो स्टेरॉयड का सिंथेसिस करती है, ठीक है। हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन इसी से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी कैमिलो गोल्गी ने 1898। कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है, स्टैक्ड पैरेलल विद सिस फॉर्मिंग एंड ट्रांस मैचुरिंग फेसेस। यानी ये क्या करती है, ये डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं, स्टैक पैरेलल होती हैं, ये सिस फॉर्म होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, ठीक है। सिस जो होती हैं वो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होती हैं और ट्रांस जो होती हैं मैचर फेसेस होती हैं, ठीक है। मेन फंक्शन इनका होता है पैकेजिंग करना, किसका, मटेरियल का पैकेजिंग यानी कि जो प्रोटीन है उसका पैकेजिंग करना, और सिक्रेशन, किसके लिए, सिक्रेशन के लिए, ठीक है। आल्सो इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये क्या करती हैं, ग्लाइकोसाइलेशन करती हैं, किसका, प्रोटीन और लिपिड का। ग्लाइकोसाइलेशन एक टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसको बताएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मतलब जब पढ़ते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हमें तो सबसे पहले यही याद हुआ था कि लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है, आत्महत्या की थैली है, ठीक है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल फॉर्म बाय द गोल्गी एपरेटस, ये किससे बना होता है, ये गोल्गी एपरेटस द्वारा बना होता है, गोल्गी एपरेटस ही इसका निर्माण करता है, किसका, इसकी वेजाइकल से बनता है ये लाइसोम। कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं, जो भी पार्टिकल्स है उन्हें तोड़ना है तो कौन चाहिए, लाइसोसोम, कुछ भी तोड़ना है कौन चाहिए, लाइसोसोम, ठीक है। जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे एंजाइम हैं, जिसके पीछे एज एज लग जाए ना, ये समझ लो ये सारे एंजाइम, एज एज एज, ये इसका ये समझ लो कि ट्रिक है, एज एज लगा हुआ है, तो ये क्या है, लाइपोज को तोड़ने वाला लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेस, है ना। दैट वर्क बेस्ट एट एसिडिक पीएच, ये किस पर ज़्यादा अच्छे से काम करता है, एसिडिक पीएच पर, नोन एज सुसाइडल बैग, जो हमें सबसे पहले याद हुआ था। दे कैन कॉज ऑटोलाइसिस ऑफ द सेल, ये किसका काम करता है, सेल को स्वयं मारने का काम करता है। जब सेल का न्यूक्लियस फंक्शन करना बंद कर दे या डिस्टर्बिंग फंक्शन करे तो ये क्या करता है, ये स्वयं को ख़त्म करके यानी अपने आप को फाड़ लेती है ये थैली, और सेल जो है अपने आप नष्ट हो जाती है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सब। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल, किस ऑर्गेनेल यानी सेल में जो पाए जाने वाले अंगक हैं, न्यूक्लियस को छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के, इनमें से किसको क्या कहते हैं, पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, कौन पैकेजिंग करता है, गोल्गी एपरेटस, बताया था अभी। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब आया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम, अब इनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, एनर्जी भंडारण करता है, स्टोरेज करता है एटीपी का, यहाँ से सारी एनर्जी जाती है काम के लिए, ठीक है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी बिजली घर कहते हैं इसको, हमें ये नाम पहले से याद हो रखे थे। बिजली घर किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, रसोई घर किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, ये सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है एंड एटीपी जनरेट होता है इधर। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है,
यानी उनमें क्या पाई जा रही थी, एक सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, ऐसी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो बताई थी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड की 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, ठीक है, ऐसे पाई जाती है। चलो, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इनटू क्रिस्टी, क्रिस्टी की फॉर्म में फोल्डेड होती है। जब इसका डायग्राम देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया, किसके लिए, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इसमें क्रिस्टी पाई जाती है, ठीक है। इसका जो अंदर लिक्विड भरा होता है, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा मान लेते हैं, इसकी जो ये है आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है, और इसके अंदर जो पाई जाएगी ये इनर लेयर है, ये ऐसे क्रिस्टी बना लेगी, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा ऐसे। मैट्रिक्स इट, मैट्रिक कंटेन्स इट ओवन सर्कुलर डीएनए, यानी ये जो अंदर भरा हुआ जो भी लिक्विड है, इससे बनाती हूँ, सॉरी, अंदर भरा हुआ जो भी लिक्विड है ये क्या है, मैट्रिक्स है, और इसमें खुद का अपना ही डीएनए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा इसमें, खुद का अपना डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। जो कैसे फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसमें 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और एंजाइम पाए जाते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है, यानी ये आधा काम तो खुद ही कर लेता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती इसे, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, आधा न्यूक्लियस से पूछ के करता है। इसके नंबर जो होते हैं वो वेरी करते हैं सेल टू सेल, कि किस में कितने होंगे, किस में कितने होंगे, ठीक है। इसके नंबर वेरी विद द सेल टाइप, मोर इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, जैसे मसल सेल, इनमें ज़्यादा होते हैं मसल सेल में, क्योंकि हमारी जो मसल सेल है, वॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके पास एनर्जी होती है, इसीलिए वो ज़्यादा होती है उसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी, प्लास्टिड जो है सेल, हर सेल में नहीं पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, कुछ बैक्टीरियल सेल होती है उनमें पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी ये क्या, इसमें क्या पाया जाता है, ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। हैव ग्रेना स्टॉक्स ऑफ थैलेकॉइड, यानी ग्रेना पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, मैं इधर ही ऐसे ही बना देती हूँ, इस टाइप की होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर रखी होती है सिक्के के समान, देखी होगी आपने बुक में। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको थैलेकॉइड बोलते हैं। एक यूनिट को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड बोलते हैं। और जबकि इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ग्रेना, ठीक है। और इसके अंदर जो भरा होता है उसे बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इन सिक्को समान संरचना से आगे जो भरा रहता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है गिव कलर टू फ्लावर फ्रूट, ये क्या करता है, ये कलर देता है किसको, फ्लावर को, फ्रूट को। जो कैरोटोइड येलो रेड ऑरेंज टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, फ्लावर को, फ्रूट्स को कलर देता है, येलो रेड ऑरेंज ये टाइप के हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, आपने देखा होगा, जो फल होता है जो बनना स्टार्ट होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, फिर उसे कलर चाहिए तो उसे बीच में जो मिडिल फेज आती है वो वाइट कलर का हो जाता है, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। स्टोर फूड होता है इसमें, मतलब ये फूड को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्टिन स्टार्च होती है, और एलियोप्लास्ट प्लास्ट होते हैं लिपिड, जो लिपिड के रूप में होते हैं। इल्यूरोप्लास्ट होते हैं जो प्रोटीन होती हैं। और लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस, ये भी अपना आधा काम स्वयं करता है, आधा न्यूक्लियस से पूछ के करता है। इसके पास भी ओन डीएनए होता है, यानी खुद का डीएनए होता है, और 70S राइबोसोम होते हैं, यानी 70S राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट, चलो राइबोसोम को ही देख लेते हैं आप। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसकी साइट है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। यहाँ पर क्या होता है भाई, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये आरआरएनए से बना होता है। एंड प्रोटीन, ये क्या करता है, ये आरएनए को बनाता है और प्रोटीन को बनाता है, सॉरी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S टाइप का, जिसमें 50S सब यूनिट होती है और 38 सब यूनिट होती है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80S इन साइटोप्लाज्म,
60s और 40s सब यूनिट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कैसा पाया जाता है, ये 70s टाइप का पाया जाता है, ठीक है। उसमें वही होंगी 50s यूनिट और 30s यूनिट, ठीक है। अकर कैन अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू द आर मैंने अभी आर पढ़ाया था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ाया था, उसमें दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो ये कैसा हो सकता है, ये फ्रीली पाया जाता है साइटोप्लाज्म में और ये अटैच हो सकता है किससे, आर से, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, ऑफन फाउंड एज पॉलीसोम के रूप में, पॉलीराइबोसोम के रूप में, ठीक है। ए स्टेरिंग ऑफ राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में ही आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है क्या, ओरिजिन यानी किसके बनने को, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बनने को। ये ऐसा माना जाता है कि ये दोनों एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी द्वारा निर्मित हुए थे, ठीक है, और ये एक साथ निर्मित हुए थे। बिलीव टू हैव ओरिजिनेट फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक इंगल्फ बाय द एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल्स। बोला जाता है यानी ऐसा बिलीव है या माना जाता है, हैव ओरिजिनेट फ्रॉम फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग की तरह बने थे, किससे, प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ करके, बाय एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।